आज हम मैं डॉक्टर ऋतु मैडम से निवेदन करता हूँ और सिस्टर अनीता से वो मंच पे आए और केक काट के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बोलिए जय भीम, जय भीम। सबसे पहले मैं भारत रत्न, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, दुनिया में सबसे ज़्यादा 34 से ज़्यादा डिग्री लेने वाले व्यक्ति, भारत के संविधान रचयिता, भारत रत्न और गरीबों दबे कुचलों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आज उनके 135वें जन्मदिन पर मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे साथी हैं, मैं बाबा साहब का अनुयायी होने के साथ साथ और बाबा साहब की फिलॉसफी को फॉलो करने वाला व्यक्ति, आप सभी को आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आप सभी को जय भीम, जय भारत। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बहुत सारे लोग जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सी अनफोल्ड बातें बाबा साहब के बारे में लोग नहीं जानते, क्योंकि आज बाबा साहब जी का जन्मदिन है और भारत के इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता में, भारत की संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान है, ऐसा योगदान मुझे लगता है किसी और ने नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब बहुत छोटे थे तो तब से ही उनके चरित्र के बारे में, उनके ज्ञान और विवेक के बारे में बहुत चर्चे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत कठिनाइयां देखी, बहुत दुख देखे। और मैं बात कर रहा हूँ जब 1900 शुरू हो रहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ना चाहते थे और उस समय जब भारतवर्ष गुलाम था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए इच्छा उन्होंने जताई। उनके पिताजी ने कहा, बेटा इस देश में पढ़ाई तो बहुत मुश्किल से होती है। उनका एडमिशन कराने के लिए बाबा साहब के पिताजी साथ गए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, क्योंकि उस समय जाति प्रथा थी, तो क्लास में नहीं बैठने दिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी क्लासरूम के बाहर बैठ के सुन के पढ़ाई करते थे। जब उनके टीचर ने देखा ये तो बहुत होनहार बच्चा है, उसको क्लास में अलग से बिठाया गया। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए अलग से पानी का घड़ा था। देखिए किस समय, उस समय इतनी छुआछूत हुआ करती थी। तो एक दिन
चपरासी नहीं आया। जून जुलाई का महीना था, बाबा साहब को बहुत प्यास लगी, उनको पानी पिलाने के लिए कोई नहीं था। एक छोटा सा बच्चा, उसकी स्थिति देखिए, पूरे दिन उनको पानी नहीं मिला। और फिर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ते रहे। पढ़ाई करने के बाद जब उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की तो उनको लोग जानने लगे बहुत होनहार बच्चा है। आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें बड़ौदा के राजा ने स्पॉन्सर किया और कहा कि जब तुम पढ़ के वापस आओगे तो मेरे यहाँ पर एक बड़ी पोस्ट पे तुम्हें नियुक्त किया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ के वापस आए और दोदड़ा में पहली बार जाके कुर्सी पे अपनी उनको एक राज्य का पूरा बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया और बैठ के अपना काम करने लगे। उन्होंने एक फाइल दी, चपरासी को कहा कि फाइल वहाँ जाके करा के लाओ। तो चपरासी ने वो फाइल फेंक के बाबा साहब के ऊपर मारी और कहा कि क्या मैं तेरे जैसे तुच्छ के काम करूँगा। उस दिन बाबा साहब अंदर से एकदम बहुत दुखी होकर वहाँ से चले गए और 4 घंटे 5 घंटे पार्क में बैठ के बहुत दुखी हुए। के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया। हमारे उस समय जब आज़ादी से पहले महिलाओं को ना वोट डालने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना अपनी स्वेच्छा से कोई सरकारी काम करने का अधिकार था। देखिए क्या दशा रही होगी। और अगर कोई उनको प्रताड़ित करे तो उसके खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब कानून बनाया तो सबसे पहले उन्होंने, इसको थोड़ी देर रख देना, अभी जिंदगी भर खाते रहते हैं तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून, रख दो अभी थोड़ी देर, कानून बनाया कि महिलाओं को इक्वलिटी देनी है, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण का अधिकार, महिलाओं को मैटरनिटी के टाइम 6 महीने की पेड लीव का अधिकार। ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। महिलाओं को ताली बजा दो। और नहीं तो इस देश के अंदर महिलाओं की जो दशा थी ना, उस समय सती प्रथा, उस समय विधवा प्रथा, उस समय कई शादी करने की प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं को पढ़ने नहीं देने की प्रथा, ये सब बाबा साहब ने खत्म की और देश के अंदर इक्वल राइट दे दिया। आज किसी के पास पैसे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन वोट का राइट एक ही है, अंबानी का भी और जो ठेला पे कुछ बेच रहा है या ठेला चला रहा है उसका भी एक ही राइट है, वोट का अधिकार। और डेमोक्रेसी का इतना सॉलिड सिस्टम बनाया। भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संविधान है। 2 साल 11 महीने की तपस्या करने के बाद पूरे वर्ल्ड के सारे जितने संविधान पढ़े और फिर उसमें से अच्छी चीजें निकाल के रखी और लिखा, और तब जाके इक्वालिटी आई, तब जाके समानता आई, तब जाके बाबा साहब ने और रिजर्वेशन भी किया। क्योंकि अगर आज रिजर्वेशन नहीं होता तो बहुत सारे हमारे जैसे लोग पढ़ नहीं पाते। मैं खुद PhD हूँ, डॉक्टर हूँ, और हमने 10 पैसे की फीस से पढ़ाई की। इतनी गरीबी थी, और वो नहीं होती तो शायद हम पढ़ भी नहीं पाते। ऐसे लाखों हजारों लोग। और मैं आपको कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। जब मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ, मैं वर्ल्ड पीस एम्बेसडर हूँ, मुझे यूनाइटेड नेशन ने पीस एम्बेसडर का खिताब दिया है भारत से। तो जब मैं वर्ल्ड में जाता हूँ वहाँ पे कोई धर्म, जाति, रिलीजन की कोई बात नहीं करता है। बात करता है जो डॉक्टर यू शुड के लिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिप्रेस क्लासेस। तो डिप्रेस क्लासेस कहते थे उस वक्त SC STs को। उनके 2 लोग गए थे, तो बाबा साहब गए तो थे डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट करने, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट कमिटीज, डिफरेंट सेशंस, उनमें जो उन्होंने अपने व्यूज़ रखे
तो अल्टीमेटली बाबा साहब को सारी कमिटीज ने इन्वॉल्व कर लिया। किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट बनेगी, किस तरह से स्टेट प्रोविंस बनेंगे, उनकी क्या पावर्स होंगी, उनके क्या रिलेशंस होंगे, माइनॉरिटीज का क्या रहेगा, संसद के 2 सदन होंगे, तो कौन से कैसी रिलेशनशिप होगी गवर्नर की स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट की सेंटर के साथ, सरकार का फाइनेंस कैसे चलेगा। तो एक एक पॉइंट पे बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 में। उसी से आगे चल के 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। उसके बाद बाबा साहब लेबर मेंबर थे वाइसराइज काउंसिल में 1943 से 46 तक। उसके बाद 2 साल 11 महीने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे। तो बाबा साहब ने जो प्रेरणा ली वो सीधी आ रही है बुद्धा से। बुद्धा के जो सिद्धांत थे कि प्राणी मात्र की रक्षा करना, सभी जीवों की, मनुष्य ही नहीं, जानवर, पशु पंछी, जितने भी जीव हैं, तो उनके प्रति दया रखना, करुणा रखना, ये बुद्धिज्म का सेंट्रल थीम था, करुणा, दया। फिर दूसरा था प्रमोशन ऑफ ह्यूमैनिज्म, मानवता का विकास करना। तीसरा था डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। यहीं से कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत आया और ये सिद्धांत 16वीं सदी में यूरोप में गया। वहां से फिर कॉज एंड इफेक्ट इस सिद्धांत को लेके फिर केपलर, गैलीलियो, इन सब ने इसको फॉलो करते हुए नई नई खोज की। तो इन सिद्धांतों का, बुद्ध के जो सिद्धांत थे उनको एग्जीक्यूट किया था सम्राट अशोक ने, और ये जैसे आप देख रहे हैं अशोक की लाट है 4 सिंह वाली। तो इस तरह के तो अशोक स्तंभ हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह पर है। तो सम्राट अशोक ने इन सिद्धांतों को, उनके सारे जितने भी शिलालेख मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, उनमें ये सारा लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, सोशल सिस्टम कैसा होना चाहिए, और जो भारत का राज्य चिन्ह है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सारनाथ में मिला। मेजर जनरल कनिंघम ने जब खुदाई की हिंदुस्तान में जगह जगह पर, उसने वेदसांग जब आया था 7th सेंचुरी में 628 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा वो हिंदुस्तान में। नालंदा यूनिवर्सिटी का बहुत ब्राइट स्कॉलर था वो। उसकी किताब को लेके मेजर जनरल कनिंघम ने ढूंढ के सारी बुद्धिस्ट जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे उनको खोज निकाला। बाबा साहब ने इसको राज्य चिन्ह लिया, अशोक चक्र को, हमारे देश के झंडे के बीच में जो चक्र है 24 तिलियों का, वो धम्म चक्र है, उसको अडॉप्ट किया और बुद्ध के सारे वही सिद्धांत जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। तो बाबा साहब ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो मानवता पे बेस्ड हो, इक्वालिटी पे बेस्ड हो, फ्रीडम पे बेस्ड हो, और इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी हो, और डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर हो। बस इतना ही कहूँगा। आज बहुत खुशी है बाबा साहब के बर्थडे मनाने के दिन। केयर करो जो आप पे डिपेंडेंट है, या आप उनके लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग तो अपने सीनियर्स वगैरह का तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत प्रेज भी करेंगे,
लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट को उस तरह से ट्रीट कर पाए। ये शायद बाबा साहब में था। वो मुझे नहीं लगता कि वो अपने साथ के जो कंटेम्परेरी जितने भी नेता और लोग थे उनसे वो कभी उनको पैट्रनाइज किए या कुछ वो किया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो उन लोगों से जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन उनके बराबर आ गए होंगे। और हम कह सकते हैं कि वो पीछे से स्टार्ट करके बराबर आ गए। तो उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया वो कहीं ज़्यादा था, ठीक है। और यही चीज़ है। तो आज इतना सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि बाबा साहब के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका मिला और उनकी जयंती सेलिब्रेट करने का मौका मिला। बाबा साहब ने जो हमें, मैं तो यही बोलूँगी कि बाबा साहब ने हमें ग्राउंड से उठा के बिल्कुल और आसमान तक पहुँचा दिया। बाबा साहब जो थे एक इतनी बड़ी, इतनी महान शख्सियत के इंडिया के माने हुए वकील, फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट, इवन के उनके पास 4 PhD थी, 4 और 32 डिग्री थी बाबा साहब के पास। इवन के हम लोग एक भी करें तो उसमें ही सांस फूल जाती है, दूसरे की तो सोच रही हूँ। तो बाबा साहब के बारे में तो कहना एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। कुछ इनकी उपस्थिति तो सालों में नहीं, कोई साल भर भी करेगा तो भी खत्म नहीं होएगा। बाबा साहब ने इतना हमें खूबसूरत संविधान दिया, जिसको बनाने में बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने का टाइम लगा और उस संविधान पे महीनों भर चर्चा हुई और वो फिर लागू हुआ अपनी कंट्री और हम सबको समानता का अधिकार मिला और खुल के सांस लेने का मौका मिला और आज उनकी जो सेलिब्रेशन है वो करने का मौका मिला। सबका वेलकम। और एक बार मैं बोलूँगी कि एक बार जोर से बोला जाए, जय भीम। थैंक यू। जय भीम। ये ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं है, वैसे तो सबको बाबा साहब के बारे में सब कुछ पता है। नहीं भी पता होता उनके बारे में तो क्या ही कहें, कुछ कह नहीं सकते। कहीं अगर नहीं बोले तो संविधान करता है हमारे, और उनके बारे में अगर हमें नहीं पता तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारी लाइफ में उनकी क्या अहमियत है, एटलीस्ट कम से कम हम जो बैठे हैं ना, एटलीस्ट जो टिक के बैठे हुए हैं, इनके लाइफ में तो ज़रूर है। युगों युगों की सुबह है तू, समुद्र का तूफान है तू, सूरज की तपिश है तू, हिमालय की तरह हमारी हिम्मत है तू। युगों युगों की सुबह है तू, हमारी सांस है तू, हमारा ज्ञान का सूर्य पिता है तू, हमारी चंद्रमयी माता है तू, क्रांति की आग है तू, मुख नायक दुखियारों का युगों युगों की सुबह है तू। और ये सुबह हमारे लाइफ में हमेशा के लिए रहे। थैंक यू। बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।